गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीना साहा। मैंने लॉकडाउन में मैंने चैनल तैयार किया था यूट्यूब में, ताकि घर में बैठे बच्चे साइंस की पढ़ाई आराम से कर सके, है ना, और हिंदी मीडियम में समझ सके। तभी मैंने 10th क्लास का बहुत सारा बायोलॉजी में वीडियोस डाली है, डाला है मैंने। अब मैं 9th क्लास का फिजिक्स स्टार्ट कर रही हूँ। फिजिक्स में 2-3 चैप्टर हो चुके हैं। आज मैं चैप्टर 10th ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो अभी 9th क्लास का ही मैं कंटिन्यू 10, 11, 12 चैप्टर मैं कंटिन्यू अभी इसको देखूंगी। ठीक है, तो आज गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम लोग जानेंगे। गुरुत्वाकर्षण है क्या, है ना, आज इसके बारे में। तो आप लोग को थोड़ा सा तो आइडिया जरूर होगा गुरुत्वाकर्षण क्या है। घर में बैठे बैठे हम लोग कुछ भी ऊपर ऐसे फेंकते हैं, वो धरती पे गिरता है ना। और ये न्यूटन का जो था सेब गिरने वाला, वो तो छोटे छोटे बच्चे लोग भी वो लोग एग्जाम्पल जानते हैं कि न्यूटन, आइजैक न्यूटन बैठे हुए थे और ऊपर से एक सेब गिरा, वो धरती पर ही गिरा। तो क्यों गिरा, है ना। हम लोग भी कुछ फेंकते हैं तो फिर वो ऊपर थोड़ी देर के बाद फिर वो नीचे ही गिर जाता है। क्यों गिरता है, क्या बात है। तो आज हम लोग उसके बारे में हम जाने। तो गुरुत्वाकर्षण पहले है क्या, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। फिर मैं तो बुक से पढ़ाती हूँ, पेज टू पेज में पढ़ाती हूँ, इसलिए जिनके पास बुक नहीं है उनको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। हर पेज जो मैं कवर करती हूँ, हर पेज में जितने क्वेश्चंस हैं, अभ्यास सारा मैं करवाती हूँ। इसलिए बुक रहे नहीं रहे, आप लोग को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले कि गुरुत्वाकर्षण है क्या। तो विश्व में हमारे ब्रह्मांड में जितने भी पिंड है ना, हमारे ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं, सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करता है, और इन वस्तुओं के बीच के इस आकर्षण को, है ना, और ये जो पिंड है यानी कि इन जो वस्तु है उनके बीच के इस आकर्षण को हम लोग गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। समझे। हमारे ब्रह्मांड में, हमारे विश्व में, पूरे संसार में जितने भी पिंड हैं, सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो इन पिंडों में, इन वस्तुओं के बीच के आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, है ना। और पृथ्वी जो अपनी ओर आकर्षित करती है सभी वस्तुओं को, पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। यदि हम एक बॉल फेंके, या एक हम ढेला फेंकते हैं, या हम कागज का गोला फेंकते हैं, या ऊपर से चढ़ करके कुछ और गिराते हैं, ईंटा पत्थर गिराते हैं, तो वो क्या होता है, पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है कोई भी वस्तु को। तो उसे हम कहेंगे गुरुत्व बल। क्या कहेंगे, गुरुत्व बल। पृथ्वी जो अपने अपनी ओर सभी वस्तुओं को आकर्षित करती है, उस बल को कहते हैं गुरुत्व बल। ये हो गया ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। अब हम बुक से पढ़ेंगे। हमने वस्तु की गति के बारे में तथा बल को गति के कारक के रूप में अध्ययन किया है। हमने सीखा है कि किसी वस्तु की चाल या गति की दिशा बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है ना। किसी वस्तु की चाल या गति की दिशा बदलने के लिए बल की आवश्यक होती है, आवश्यकता होती है। हम सदैव देखते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वह पृथ्वी की ओर ही गिरती है ना। ऐसा नहीं कि जब हम किसी वस्तु गिरा रहे हैं तो वो तैर रहा है हवा में। ऐसा कभी आप लोग देखे हैं? नहीं। छोटा सा कागज कुछ सेकंड के लिए इधर से उधर होगा हवा के कारण, और फिर वो पृथ्वी से धरती पर
पृथ्वी पर वो गिर ही जाएगा। तो पृथ्वी की ओर ही गिरती है। हम जानते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इन सभी अवस्थाओं में वस्तुओं पर, ग्रहों पर तथा चंद्रमा पर लगने वाला कोई बल अवश्य होना चाहिए, है कि नहीं? जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, ग्रह पर, वस्तुओं पर, ग्रहों पर तथा चंद्रमा पर लगने वाला कोई तो बल अवश्य होगा, है ना? तो आइजैक न्यूटन इस तथ्य को समझ गए थे कि इन सभी के लिए एक ही बल उत्तरदायी है। इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। न्यूटन को ऐसा लगा कि इन सभी के लिए एक ही बल उत्तरदायी है। इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। एक बल है, कोई बल है जो कि एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो इस अध्याय में हम गुरुत्वाकर्षण तथा गुरुत्वाकर्षण बल के सार्वत्रिक नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। हम पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के अंतर्गत वस्तुओं की गति पर विचार करेंगे और हम अध्ययन करेंगे कि किसी वस्तु का भार एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार परिवर्तित होता है। इसको ठीक से समझिए। किसी वस्तु का भार, उसका मास, है ना, वेट, उसका द्रव्यमान एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार परिवर्तित होता है। द्रवों में वस्तुओं के प्लवन की शर्तों के बारे में भी विचार करेंगे। द्रवों में वस्तुओं के प्लवन, इसका मतलब समझे। द्रवों में वस्तुओं के प्लवन यानी कि पानी में, जैसे कि पानी में जो वस्तु हम जैसे डाल रहे हैं तो क्या होता है, वो तैरने लगता है, तैरता है ना। और जितना उसको हम पानी में जितना जोर से हम डालते हैं, नीचे से भी वो उतना ही फोर्स लगाता है, वो ताकत लगाता है और जल्दी डूबना नहीं चाहता, जल्दी डूबता नहीं है। लगता है कि नीचे से भी कोई बल लगा रहा है ना। तो द्रवों में वस्तुओं के प्लवन की शर्तों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और वो जो पानी में जो वस्तु जब हम कुछ डुबाना चाहते हैं, डुबाते हैं, डालते हैं, तो नीचे से फोर्स जो लगाता हुआ कहलाता है प्लवन बल। तो गुरुत्वाकर्षण, हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर हम फेंकते हैं तो वह कुछ ऊंचाई तक ऊपर पहुंचती है और फिर नीचे की ओर गिरने लगती है। तो कहते हैं कि जब न्यूटन एक बार पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक सेब उन पर गिरा। ये सेब का एग्जाम्पल मुझे उम्मीद है कि आप लोग 6th 7th क्लास में भी सुने होंगे, है ना, आइजैक न्यूटन के बारे में। और यही न्यूटन के नाम पर इनका बल का मात्रक भी रखा गया है ना। न्यूटन साइंटिस्ट के नाम पर बल का मात्रक न्यूटन है। तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। किसी वस्तु को जो ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह नीचे गिर जाता है। तो कहते हैं कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक सेब उन पर गिरा और सेब कि गिरने की क्रिया ने न्यूटन को सोचने के लिए प्रेरित कर दिया कि यदि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित करती है तो क्या यह चंद्रमा को आकर्षित नहीं कर सकती है। चंद्रमा को भी तो खींच सकती है। उनको ऐसा लगा कि जब सेब को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है तो क्या यह चंद्रमा को आकर्षित नहीं कर सकती है। क्या दोनों स्थितियों में वही बल लग रहा है। उन्होंने अनुमान लगाया कि दोनों अवस्थाओं में एक ही प्रकार का बल उत्तरदायी है। उन्होंने तर्क दिया कि अपनी कक्षा के प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा किसी सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता, वरन पृथ्वी की ओर गिरता रहता है ना।
अपनी कक्षा में चंद्रमा जो अपनी कक्ष में जो घूम रहा है, तो अपने कक्ष के प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा किसी सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता, वरन पृथ्वी की ओर गिरता रहता है। अतः वह अवश्य ही पृथ्वी द्वारा आकर्षित होता है, लेकिन हम वास्तव में चंद्रमा को पृथ्वी की ओर गिरते हुए नहीं देखते हैं। आइए चंद्रमा की गति को समझने के लिए हम लोग कुछ क्रियाकलाप करते हैं। धागे का एक टुकड़ा लेंगे, धागे का कोई भी धागा का एक टुकड़ा लो, उसके सिरे पर एक छोटा सा पत्थर को बांध दो। छोटे में तुम लोग खेलते होगे, हम लोग भी बहुत खेलते थे, ढेला में ढेला बांध करके और खूब तेज घुमाना फेंकना, कि बहुत तेज घुमा के कौन सबसे अधिक दूर फेंकता है या कौन कितना स्पीड में घुमाता है ना। ये सब आप लोग भी किए होंगे बचपन में, हम लोग भी बहुत करते थे। तो धागा बांध लीजिए पत्थर में और धागे को एक सिरे से पकड़ के उसको घुमाते जाइए। वो कैसे घूमेगा? वृत्ताकार पथ में घूमेगा, है ना। क्या वो सीधा घूमेगा? नहीं, वृत्ताकार पथ में घुमाते जाएंगे। और जिस चित्र 10 में देखिए, पत्थर द्वारा नियत परिमाण के वेग से वृत्ताकार पथ में गति। पत्थर जो घूम रहा है एक समान वेग से, देखिए वृत्ताकार पथ में, है ना। वृत्ताकार यानी कि गोलाकार पथ में एक समान वेग से वो पत्थर घूम रहा है। पत्थर की गति की दिशा को देखिए, पत्थर की गति की दिशा, है ना, ऐसे ऐसे हो रही है पत्थर की गति की दिशा। अब धागे को छोड़ दीजिए, धागे को छोड़ दीजिए, फिर से पत्थर की गति की दिशा को देखिए। धागे को छोड़ने से क्या होगा? धागे को छोड़ने से क्या हो जाएगा? वह पत्थर सीधे, वो सीधे फेंका जाएगा। वृत्त को स्पर्श करते हुए देखिए उसका इस तरह से होगा। देखिए इसे भी जाने, यहाँ पर देखिए ये जो है ना वृत्त बना हुआ, वृत्त पर स्पर्श रेखा, धागा जो है जैसे गोल घूमते 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 जब वो स्पीड में घूम रहा है, जब हम घुमा रहे हैं, घुमाते घुमाते अचानक हम यहाँ पर छोड़ देंगे धागा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये उसकी दिशा ऐसे हो जाएगी, सरल रेखा, है ना, ऐसे हो जाएगी 20A और C। तो सरल रेखा ए बी सी वृत्त के बिंदु बी पर स्पर्श रेखा, यहीं से वह रेखा होगी, स्पर्श रेखा। देखिए, हाँ, तो गति की दिशा को हम देखेंगे। धागे को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ में गति करता है। वह अपना एक ही चाल में चला आ रहा है तथा प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा भी बदल रही है ना। हर बिंदु पर देखिए, यहाँ पर इसकी गति की दिशा फिर यहाँ बदल रही है, फिर यहाँ बदल रही है, फिर यहाँ बदल रही है, फिर उसकी दिशा इधर आ गई, फिर उसकी दिशा इधर। तो हर बिंदु पर उसका दिशा बदल, ऐसा नहीं कि एक ही दिशा में वो जा रहा है ना। तो प्रत्येक बिंदु पर इसकी दिशा बदल, डायरेक्शन इसका हर बिंदु पर चेंज हो रहा है। तो दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन या त्वरण सम्मिलित है। त्वरण तो आप लोग समझ रहे हैं किसे कहते हैं? दिशा के परिवर्तन में, दिशा के परिवर्तन में वेग में परिवर्तन या त्वरण सम्मिलित है। तो जिस बल के कारण यह त्वरण होता है ना, जिस बल के कारण यह त्वरण होता है यानी कि वेग में परिवर्तन होता है, तथा जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है, जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है, वह बल केंद्र की ओर लगता है। ये जो केंद्र है इसकी ओर लगता है। इसमें भी देखिए, ये जो बल केंद्र की ओर लगता है ना।
हर बार हमारा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो डायरेक्शन क्या हो रहा है, हमेशा चेंज हो रहा है। तो ये बल जो लग रहा है वह बीच में, केंद्र में बल लग रहा है। हाँ, तो इस वह बल जो है वह केंद्र की ओर लगता है और इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। ये जो बल है, ये जो केंद्र है, इसको बोलते हैं अभिकेंद्र बल, है ना। अभिकेंद्र बल कहते हैं। इस बल की अनुपस्थिति में पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील हो जाता है। जब यहाँ पर हम धागा को छोड़ देते हैं, ठीक है, जब आप लोग याद कीजिए, धागा घुमाते घुमाते यदि हम धागा को छोड़ देंगे तो क्या धागा वृत्ताकार स्थिति में आएगा? नहीं, वह गोल नहीं घूमेगा। जब हम धागा को छोड़ देते हैं, अचानक उसको मुक्त कर देते हैं, तो मुक्त रूप से वह गतिशील हो जाता है, किसमें? एक सरल रेखा में। यही वो स्पर्श रेखा है जहां छोड़ा जाता है और पत्थर आगे की ओर मुक्त हो जाता है, गतिशील हो जाता है। तो यह सरल रेखा वृत्तीय पथ, ये जो वृत्तीय पथ है, वह सरल रेखा वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा होगी, है ना। जब वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है, जो वह बल केंद्र की ओर लगता है और इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। इतना समझ में आ गया होगा कि वृत्ताकार में किस तरह का बल लगता है, तो अभिकेंद्र बल कहते हैं। और इस बल की अनुपस्थिति में पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील हो जाता है, जब हम धागे को छोड़ते हैं तो, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण है। अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है। पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है। यदि ऐसा कोई बल न हो तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर चलता रहेगा। यदि ऐसा कोई बल न होता तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर चलता रहेगा। तो यह देखा गया है कि गिरता हुआ सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। क्या सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है? क्या सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है? यदि ऐसा है तो हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते क्यों नहीं देख पाते हैं? जब सेब पृथ्वी गिरता हुआ सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, तो क्या सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है? यदि ऐसा है तो हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते क्यों नहीं देख पाते हैं? गति के तीसरे नियम के अनुसार सेब भी को आकर्षित करता है। गति के तीसरे नियम के अनुसार सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है, लेकिन गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कहता है? गति के तीसरे नियम के अनुसार सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है, लेकिन गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 9.4। पृथ्वी की अपेक्षा सेब का द्रव्यमान बहुत कम है, नगण्य है ना। पृथ्वी की अपेक्षा सेब का द्रव्यमान बहुत कम है, नगण्य है, इसलिए हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते नहीं देखते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग नगण्य है, इसलिए हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते नहीं देखते हैं। इसी तर्क का विस्तार जानने के लिए कीजिए
कि पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करता है? पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती है? हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, है ना? तो आप लोग को पता है कि सौर मंडल में, सौर परिवार में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पहले की भांति तर्क करके हम कह सकते हैं कि सूर्य तथा ग्रहों के बीच एक बल विद्यमान है। सूर्य तथा ग्रहों के बीच में एक बल विद्यमान है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला, केवल पृथ्वी ही सेब और चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती है, बल्कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये मैंने सबसे शुरू में बताया कि गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं, गुरुत्व बल है क्या, है ना? तो इतने सारे प्रमाणों से, तथ्यों से निष्कर्ष निकला कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, है ना? सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के बीच यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, और यही है गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल, है ना? तो एक लाइन, एक नंबर के क्वेश्चन में या 2 नंबर के क्वेश्चन में ये आ सकता है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। तो हम यही लिखेंगे कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के बीच यह आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया समझ। अब है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है ना? तो ये जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बतलाऊंगी। ठीक है, इसमें हम लोगों को बहुत समझना है और समझ समझ के इनका फॉर्मूला निकालना है, इनका मात्रक निकालना है, व्युत्क्रमानुपाती का क्या है, समानुपाती क्या होगा। ठीक है, इसलिए इसको हम नेक्स्ट क्लास में बतलाएंगे। तब तक के लिए आप अभी जो मैं ये बतलाई हूँ उसको आप रीडिंग लगाइए, उसको पढ़िए, और समझ में नहीं आएगा तो पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आइकन बेल को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत जाए। ठीक है, अब इससे मैं यहीं पे ये करती हूँ, लास्ट करती हूँ। ओके, थैंक यू, बाय।